बीन ऑब्टेन्ड, अगर आपका खुद का कोई एक रिसर्च में कुछ मोटिवेशन है, तब तो आप रिसर्च किस तरीके से करना है, दैट एग्जैक्टली इज द डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। उसके वेरियस एस्पेक्ट क्या होते हैं, कैसे हम उस डेटा को जनरेट करते हैं, और डेटा को जनरेट करने से फायदा क्या है, उससे हम क्या इन्फ्रेंसेस निकलते हैं। जब हम इन्फ्रेंसेस की बात करते हैं उस डेटा को यूज करने के बाद, दैट एग्जैक्टली इज द स्टैटिस्टिक्स व्हिच वी आर यूजिंग। नंबर 2, यूजुअली क्या होता है, जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, एक बहुत छोटे से सैंपल हम डेटा कलेक्ट करते हैं, और उसके आधार पे हम जो कम्युनिटी है, जो पॉपुलेशन है, उसके बारे में हम फोरकास्ट करते हैं। से फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए किसी मेडिकल या किसी फार्मा कंपनी ने कोई एक मेडिसिन को रिसर्च किया, मेडिसिन को डिटेक्ट किया। मेडिसिन, मान लीजिए जो मेडिसिन है वो जॉन्डिस पेशेंट को क्योर करता है। अब उस जॉन्डिस पेशेंट को क्योर करने के लिए वो मेडिसिन तो निकल गया, लेकिन सबसे पहला काम जो है वो होता है क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। क्लिनिकल ट्रायल के बाद हमको कुछ डेटा मिलता है, और उस डेटा के आधार पे हम उस ड्रग के परफॉर्मेंस के बारे में हम डिसीजन देते हैं कि वो कितना एक्यूरेट है, कितना कारगर है। तो इस चीज को हम वहां पर देखते हैं। तो इसके लिए बेसिकली अगर आप देखें तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहला जो है, हमने डेटा कलेक्ट किया, और डेटा को कलेक्ट करने के बाद हम उस डेटा से कुछ इन्फरेंस निकालते हैं, कुछ मतलब निकालते हैं उस डेटा का। से फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा डेटा दिखला रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक क्लास के में हमने कुछ टेस्ट लिया, और उस टेस्ट में जो ओवरऑल जो स्कोर था, दैट इज 25 में से हमने मार्क्स दिए 10 स्टूडेंट्स को। 10 स्टूडेंट अगर बहुत ज्यादा है, हम केवल 4 स्टूडेंट की बात करते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको 4 डेटा सेट दिखला रहा हूँ। I hope it is visible to everybody. Please see to this. सबको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। Can you please tell me whether it is visible or not? No sir, actually दूर सर उसको actually वो बहुत पास में हो गया है. That is okay. Is it visible now? Yes sir. Yes sir. Okay. ये देखिए, ये 4 अलग-अलग ग्रुप हैं स्टूडेंट्स के। 3 अलग-अलग ग्रुप्स हैं स्टूडेंट के, उनका हमने स्कोर लिखा है। जो पहला ग्रुप है उसमें जो स्टूडेंट हैं उनका स्कोर है 25, 25, 25, 25। सेकेंड ग्रुप है जहां पर अगर आप स्कोर देखें ये है 10, 20, 30 एंड 40। और थर्ड ग्रुप है जहां पर स्कोर है 40, 40, 20 एंड 0। नाउ अगर आप देखें तीनों ग्रुप को, अगर आप देखें तो तीनों ग्रुप का टोटल अगर आप देखें टोटल 100 है। I hope it is all right. Total is your 100 if you see the different 3 groups. Now अगर आप एवरेज निकालते हैं, एवरेज का मतलब ये होता है कि यू ऑब्टेन द टोटल डिवाइडेड बाय द नंबर। सो टोटल स्कोर इज योर 100 डिवाइडेड बाय 4, सो इट गिव्स यू 25। नाउ अगर आप यहाँ पर देखें, सो टोटल इज योर 100 for all the groups, and average if you obtain, that is your 25, 25 and 25. Now अगर आप इसको देखें, अगर मान लीजिए आपको डेटा नहीं दिया हुआ है और आपको इंटरप्रेट करना है तीनों ग्रुप को, अगर आप केवल एवरेज से इंटरप्रेट करते हैं तो आप क्या बोलेंगे? I'll say that the performance of the 3 groups, they are the same, because average जो आपने calculate किया, that average is the same. But when you actually look into the data, actually the groups are different. तो ये जो ग्रुप्स में जो डिफरेंस है, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्योंकि
बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, इनको कैलकुलेशन करना आता है, लेकिन यूजुअली क्या होता है, जब हम कोई रिसर्च करते हैं उस रिसर्च में हम डेटा को नहीं दिखलाते, हम केवल इंटरप्रिटेशन दिखलाते हैं। और इंटरप्रिटेशन में अगर हमने यहाँ पर ये बताया कि 25 इज द एवरेज ऑफ द 3 ग्रुप, कोई लेमैन भी ये समझेगा कि तीनों ग्रुप का परफॉर्मेंस एक जैसा है। नाउ लेट अस सी द फर्स्ट वन। अगर आप यहाँ देखें, पहला स्टूडेंट एवरेज हमने 25 कहा, ये पहला स्टूडेंट को 25 मिला है, सेकंड स्टूडेंट को भी 25 मिला है, थर्ड स्टूडेंट को भी 25 मिला है। So that means there is no variation. This is the correct thing which we are doing, कि हमने एवरेज 25 कैलकुलेट किया, जो कि सभी इंडिविजुअल जो है उस वैल्यू को पजेस करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, एवरेज 25 है, पहला जो स्टूडेंट है उसने 10 स्कोर किया, हमने उसको बतलाया कि वो उसको 25 मिला है। सेकंड जो है उसको 20 मिला, हमने ये बतलाया 25 है। 30 मिला, हमने कहा 25 है। सो दैट मीन्स ये जो पहले दोनों हैं, यहाँ पर नेगेटिव बायस हो रहा है, और यहाँ पर नेगेटिव बायस हो रहा है, और यहाँ पर पॉजिटिव बायस हो रहा है। सो दिस implies that what exactly is the arithmetic mean? Arithmetic mean का मतलब ये होता है कि every individual possess that particular value. आप जो भी एवरेज की बात कर रहे हैं, वो जो एवरेज है, जो भी आप इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल उस वैल्यू को possess करता है। That is called as the average. This is also called as a central tendency. That means some value which is centrally located. आपने सिस्टम बंद कर ऐसे ही सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू जो है बहुत सारे हैं, जैसे अरिथमेटिक मीन है। मैं यहाँ पर अरिथमेटिक मीन की बात कर रहा हूँ, अरिथमेटिक मीन। देन यू हैव मीडियन, देन यू हैव मोड, देन यू हैव योर हार्मोनिक मीन, then you have geometric mean. So these are different central tendencies. So please see here, these are different central tendencies. जो centrally located value है, ये centrally located value हमने यहाँ पर 5 अलग अलग तरीके से हम बतला सकते हैं। अरिथमेटिक मीन से बतला सकते हैं, आप मीडियन से बतला सकते हैं, मोड, देन हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। So all these kind of different average values we can obtain. Now the question arises, हम कहाँ पर क्या चीज यूज करें? अरिथमेटिक मीन हम कहाँ से निकालेंगे? मीडियन का क्या मतलब है? मोड का क्या मतलब है? देखिए, जहाँ पर जो डेटा है, जैसे मान लीजिए मैं एक डेटा लिख रहा हूँ, जैसे पहला ऑब्जर्वेशन है मान लीजिए 10, दूसरा ऑब्जर्वेशन है 20, थर्ड ऑब्जर्वेशन है 30, फोर्थ ऑब्जर्वेशन है 40 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये देखिए, दी ऑब्जर्वेशंस आर लाइक दिस। अगर कोई दो के बीच में अगर आप डिफरेंस देखें, दैट डिफरेंस लाइक हियर 20 minus 10 is equal to 10, 30 minus 20 that is equal to 10. This kind of set of data is called as arithmetic. जहां पर arithmetic होगा डेटा में, that arithmetic is usually in that particular set of data we use the arithmetic mean, we use the median, we use mode. लेकिन कुछ ऐसे डेटा सेट हैं जहां पर कि ये अरिथमेटिक बिहेवियर नहीं है। अब जैसे मान लीजिए पहला वैल्यू है 10, दूसरा वैल्यू है 100, तीसरा वैल्यू है 100 का स्क्वायर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आप इस तरीके से देखें, ये अगर आप सेट को देखें, ज्योमेट्रिकली द वैल्यूज आर चेंजिंग, एंड देयरफॉर इन दैट पर्टिकुलर केस वी से दैट द डेटा सेट इज बिहेविंग ज्योमेट्रिकली, एंड देन इन दैट पर्टिकुलर केस जो हम अरिथमेटिक मीन में हम सबको ऐड करते हैं, इन द केस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन हम उसको प्रोडक्ट करते हैं, और जहां पर हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं
in geometric mean we obtain the root of that. अगर मान लीजिए n observation है, we say that we obtain the nth root. Now, what exactly is the meaning of the root? Let us see. जैसे मान लीजिए 100 है और इसका हमको क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालने के लिए see here, this implies that this is your 10 into 10 into 10 whole raised to the power 1/3, and therefore we say that the cube root of 100 raised to the power 1/3, या इसे हम कहेंगे कि 100 का हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं, सॉरी 1000 का हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं, and that cube root of 1000 is equal to 10. That means 10 into 10 into 10, that is equal to 100. So geometric mean में हम इस तरीके से observations का product करते हैं, and then we obtain the nth root. Now अब आप ये कह सकते हैं कि हम कहाँ पर इसको यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जब आप देखते हैं कि जो द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, जैसे आज मान लीजिए 10 हैं बैक्टीरिया, 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद that increase in multiple, 3 दिन के बाद तो पूरा स्प्रेड हो जाता है। जैसे कोई डिजीज है वो भी पूरा स्प्रेड हो जाता है 3-4 दिन के अंदर, जैसे अभी आपने कोरोना वायरस भी देखा था। So it implies that in that particular case the arithmetic mean usually does not work, and then in that particular case we have to use some other mode of the central tendency, and that I have just described here. और नेक्स्ट इज द मीडियन। मीडियन का एक्चुअली बेसिक मतलब ये है कि हम एग्जैक्ट सेंट्रल लोकेशन देख रहे हैं, एग्जैक्ट सेंट्रल लोकेशन। जैसे ये देखिए, ये एक स्केल है A and B, and then suppose there is a point in between, there is a point in between which divides the entire length into 2 equal parts, then that point N is called as the median. So जब भी आपके पास कोई डेटा हो जहां पर कि आप ये कहते हैं कि हमने मीडियन कैलकुलेट किया है, that means you have obtained the exact central value. उस वैल्यू के नीचे 50% ऑब्जर्वेशंस हैं, उस पॉइंट के ऊपर 50% ऑब्जर्वेशंस हैं, एंड दैट एग्जैक्टली इज द मीडियन पॉइंट। अब मान लीजिए कोई आपसे ये कहे कि हमें मीडियन पॉइंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हमारे पास जो डेटा सेट है हम उसको 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए A and B है, मैं इसको 4 बराबर भागों में बांट रहा हूँ। ये देखिए, अगर मैं इसको 4 बराबर भागों में AB को बांटा, then you can see I need 3 points. ये देखिए 3 points. One point is say P, other point is say Q, third point is your R. That means P, Q and R, इन तीनों पॉइंट से हम पूरे सेट को 4 बराबर भागों में बांट सकते हैं। और जब हम इसको 4 बराबर भागों में बांटते हैं, इसे हम कहते हैं क्वार्टाइल्स। QUARTILES, क्वार्टाइल्स। ये 4 बराबर भागों में बांटा, इसे हम कहेंगे क्वार्टाइल्स। एकदम इसी तरीके से अगर हम किसी सेट को 10 बराबर भागों में बांटते हैं, then naturally in that particular case we need 9 different central point insight points, and those points are called as deciles. DECILE, decile points. Decile points में हम 10 बराबर भागों में बांटते हैं, और उन decile points को हम D1, D2 so on up to D9 हम डिनोट कर सकते हैं। एकदम इसी तरीके से जैसे आप लोग आपने देखा होगा कि स्टूडेंट का हम परसेंटाइल पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। इन दैट परसेंटाइल पॉइंट वी डिवाइड दैट एंटायर सेट इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, एंड देन naturally in that particular case you need to have 99 points which will divide that entire set into 100 points, and those are known as the percentile points. So this implies very clearly, अगर मीडियन है तो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमने उसको 2 बराबर भागों में बांटा है। अगर हम क्वार्टाइल्स की बात करते हैं
then naturally in that particular case we are dividing it into 4 equal parts. Deciles की बात करते हैं, in that particular case we say that we divide it into 10 equal parts. एकदम इसी तरीके से जब हम percentile की बात करते हैं, that implies that we are dividing it into 100 equal parts. So these are the partition values which is very much are used whenever you go for any kind of data analysis. जब भी आप कभी कोई data analysis करते हैं, उन data analysis से basically हम ये चाहते हैं कि हम data को समझना चाह रहे हैं कि data का behavior किस तरीके का है. जब हम data के behavior को हम देखना चाहते हैं तो हम उसको अलग अलग इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं. जब हम उसको अलग अलग इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर आप हम उसको रेफ्रिजरेटर के नाम केवल से बोल रहे हो अरिथमेटिक क्या? मीन से हम उनको अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते या अलग अलग और हिस्से कूलिंग को डिवाइस हम के नाम से फोकस रेफ्रिजरेटर नहीं के कर नाम से नहीं सकते. मिला. और उस केस में हम इस तरीके से अलग अलग पार्टीशन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद हम उसके बिहेवियर को एनालिसिस करते हैं. एक और चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मेन आपके डेटा को समझने के लिए डेटा का विजुअलाइजेशन, डेटा कैसा दिखता है, डेटा जैसे आप चांद की बात करते हैं, व्हेनेवर अ पर्सन टॉक्स अबाउट मून, हाँ, कूलिंग हमेशा आपके दिमाग में आ जाता है कि चांद कैसा होगा, उसका आकार कैसा होगा, क्या वहां से बहुत टेम्परेचर आ रहा है या इट इज वेरी सूदिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, कब चांद पूरा दिखता है. सो ऑल सच काइंड ऑफ थिंग आपके दिमाग में आता है. एकदम इसी तरीके से जब हम डेटा की बात करते हैं, एनालिसिस का मतलब ये होता है कि डेटा से जो आप स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, हम डेटा को विजुअलाइज करना चाहते हैं, हम डेटा को देखना चाहते हैं कि डेटा किस तरीके का है. अब जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि द मीन इज 25, तो यहाँ से हम डेटा को विजुअलाइज नहीं कर सकते. लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और चीज को मेंशन कर रहा हूँ, एंड दैट इज द रेंज. रेंज, आई होप एवरीबॉडी नोज अबाउट रेंज. रेंज इज किसी भी सेट में जो मैक्सिमम वैल्यू है माइनस जो मिनिमम वैल्यू, दैट एग्जैक्टली इज द रेंज. सो अगर आप पहला सेट को देखें, अगर आप पहले सेट को देखें, मैक्सिमम वैल्यू 25 है, मिनिमम वैल्यू 25 है, सो इट इंप्लाइज दैट द रेंज इज इक्वल टू 0. अगर आप दूसरा सेट देखें, मैक्सिमम वैल्यू आपका 40 है, द मिनिमम वैल्यू इज योर 10, so you can see that the range is equal to 30. 40 minus 10 and that is equal to 30. थर्ड केस अगर आप देखें, यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है that is your 40 and the least value is your 0. So in that particular case, if you find the range, then you can see the value is your 40. Now see here, very interesting. इसका ये मतलब है, अगर मैं मीन ये बतलाता हूँ कि स्टूडेंट्स की मीन जो है 25 है, और उसके साथ में मैं ये बतलाता हूँ कि द रेंज इज अ वेरी लो वैल्यू. अगर 0 है देन क्लियरली इट इंडिकेट्स दैट ऑल द वैल्यूज आर सेम. लेकिन अगर रेंज जो है वेरी स्मॉल वैल्यू है, then in that particular case you can identify that your all data set are more or less alike. इसी तरीके से अगर आप थर्ड सेट देखें, जहां पर कि आप ये देख रहे हैं कि एक मैक्सिमम वैल्यू 40 है, मिनिमम वैल्यू 0 है, एंड हेंस द रेंज इज द लार्जेस्ट एंड दैट इज इक्वल टू 40. सो इट इंप्लाइज दैट अगर आप ये कहते हैं कि मीन 25 है और रेंज 40 है, तो एकदम आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है, आपको डेटा को बदलाने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाता है कि डेटा में बहुत ज्यादा वेरिएशन है. एंड इन दैट पर्टिकुलर केस it is not worth to consider that particular average. तो एवरेज जो है यहाँ पर हम कब कंसीडर करेंगे, इज अ गुड मेजर, गुड मेजरमेंट, जब आपके डेटा सेट में रेंज कम से कम हो. एंड दिस मेजरिंग द रेंज इज यूजुअली कॉल्ड एज डिस्पर्शन. दिस इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन. सो देयर आर मेनी डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. जो easiest measure of dispersion मैंने आपको बताया, that is the range. Then you have the standard deviation which we denote as sigma.
सिग्मा, SIGMA, सिग्मा, ये नोटेशन है सिग्मा का, दैट वी डिनोट एज सिग्मा. सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये क्या मेजर करता है? डेटा में किस तरीके का वेरिएशन है, डेटा में किस तरीके का वेरिएशन है. सो अगर आप कोई रिसर्च पेपर देखें बायोलॉजिकल साइंसेस में, यूजुअली दे यूज्ड टू राइट मीन प्लस माइनस सिग्मा, मीन प्लस माइनस सिग्मा. नाउ मीन प्लस माइनस सिग्मा का मतलब ये है कि आपके डेटा में जो वेरिएशन है, दैट वेरिएशन वी आर डिनोटिंग हियर एज सिग्मा. और ये प्लस माइनस का ये मतलब है कि मीन माइनस सिग्मा से लेकर के मीन प्लस सिग्मा तक आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, ये इस चीज को डिनोट करता है. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप कभी कोई इंटरप्रिटेशन करते हैं आपके डेटा सेट से, उस डेटा के इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं. एकदम इसी तरीके से अगर आप मोड की बात करते हैं, मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू. जैसे मान लीजिए कोई एक बिजनेसमैन है जो कि डिफरेंट साइजेस ऑफ शूज सेल कर रहा है, डिफरेंट साइजेस, मान लीजिए साइज में 4 नंबर भी है, 5 नंबर भी है, 6 नंबर भी है, 7 नंबर भी है. नाउ मान लीजिए 1 महीने के बाद, सपोज दे हैव टू reorder for the coming month, then in that particular case he will not use, for ordering purposes, he will not go for the average arithmetic mean. He will not go for the arithmetic mean. Arithmetic mean में आप क्या करते हैं, आप सभी साइजेस को जोड़ा और उसको नंबर ऑफ पर्सन्स जो परचेस किया उससे आपने डिवाइड किया, तो आपको इससे आइडिया ये हुआ कि पर डे कौन से साइज, पर डे क्या साइज जो है, दैट इज द वैल्यू. लेकिन whenever a person is selling the shoes, he wants to make business. तो वहां पर बिजनेस का मतलब यहाँ पर ये है कि वो उस साइज को सबसे ज्यादा प्रेफर करेगा अपने स्टॉक में रखने के लिए जो कि सबसे ज्यादा बिक रहा है. दैट मीन्स इट इज नॉट द मीडियन. मीडियन क्या है? मीडियन इज ए पॉइंट. जैसे हमने यहाँ पर ये बताया कि जैसे मान लीजिए डिफरेंट साइजेस ऑफ शूज है, हम ये बतला रहे हैं मीडियन का मतलब एक ऐसा साइज जिस साइज के नीचे 50% कस्टमर है जो उस महीने आए और उस साइज के ऊपर 50% कस्टमर है. सो ही कैन नॉट गो फॉर दैट वैल्यू बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू गिव हिम मच मनी. उसको पैसा कहाँ से मिलेगा? नेचुरली अगर वो ज्यादा से ज्यादा बेचेगा. ज्यादा से ज्यादा किसको बेच सकता है? जो सबसे ज्यादा साइज बिक रहा है. So here it implies that in that particular case he will go for mode. So this is very obvious, very important. You should know जब आप ये सब सेंट्रल टेंडेंसीज कैलकुलेट करते हैं तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हम क्या वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, किस चीज के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं. कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल. ऑलवेज यू कैन सी इन डिफरेंट बुक्स that how they can calculate all these values. But the interpretation part is very, very important. Only for that reason it has been stated at the first half. Now the next is इसी तरीके से हम डेटा को अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट करके हम एक्चुअली डेटा किस तरीके का बिहेवियर है, उस डेटा को हम बिहेवियर को जानना चाहते हैं. And that exactly is the different statistics value which we use to calculate. अब यही चीज जब हम लैब में करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई क्लिनिकल ट्रायल किया, अब सबसे पहले वहां पर भी हम ट्रायल जब हम करते हैं उससे हमें डेटा मिलता है. ना फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रायल को करते कैसे हैं. यहाँ पर एक चीज सबसे पहले आपको हम ये बतला दें कि जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने दो स्टूडेंट के दो से फॉर एग्जांपल डिफरेंट सब्जेक्ट्स, मान लीजिए पीएचडी में हमने 2 अलग अलग सब्जेक्ट लिए. एक हमने लिया बॉटनी और दूसरा लिया हमने जूलॉजी.
और मान लीजिए यहाँ पर 100 स्टूडेंट्स या से 10,000 स्टूडेंट्स हैव अपीयर्ड इन दैट पर्टिकुलर से जॉब इन द स्टेट सर्विस कमीशन। 1000 स्टूडेंट का स्कोर है जूलॉजी का, 1000 स्टूडेंट यहाँ पर बॉटनी के हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या इनके एवरेज स्कोर में कोई डिस्क्रिपेंसी है, सब्जेक्ट का जो एवरेज स्कोर है क्या वो सेम है, क्या उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है। जब हम ये जानना चाहते हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस वी से दैट वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट। सो सबसे पहला जो हम यहाँ पर जो हमने अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट किया, वहाँ पर हम डेटा को सबसे पहले समझते हैं। आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझ सकते हैं, इस तरीके से अरिथमेटिक मीन निकाल के, मीडियन निकाल के, मोड निकाल के, डिस्पर्शन कैलकुलेट करने के बाद आप इनके बिहेवियर को आप नोट करते हैं या देखते हैं, कंपेयर करते हैं। द सेकेंड थिंग इज दिस दैट व्हेनेवर वी एक्चुअली यूज्ड टू टेस्ट, दो ग्रुप है, हम उसमें वहाँ पर टेस्ट करना चाहते हैं क्या एक ग्रुप का परफॉर्मेंस दूसरे ग्रुप के परफॉर्मेंस के जैसा ही है या दूसरे ग्रुप के परफॉर्मेंस से ज्यादा है। एक्सक्यूज मी। सर का फोन आ गया। हेलो, सर का एक्चुअली कोई अर्जेंट कॉल था, इसलिए 2 मिनट के लिए सर। कॉल नहीं है एक्चुअली, साइमल्टेनियसली हमारे यहाँ टेस्ट भी चल रहे हैं, मैं केवल उनको व्हाट्सएप में जोड़ रहा हूं। थैंक यू सर। Sorry. So this implies that यहाँ पर बहुत सारे हम अलग अलग स्टैटिस्टिकल हम टेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको केवल इस तरीके से बतलाऊंगा, जब हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट करते हैं जो कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट या अलग अलग मेथड आपने इन्वेंट किया, उस अलग अलग मेथड में जो आपने डेटा कैलकुलेट किया, उससे आप ये देखना चाहते हैं क्या पहला ग्रुप दूसरे ग्रुप के जैसा ही है या दूसरे ग्रुप दोनों के बीच में कोई difference है। All this kind of thing we used to calculate, and so for that first of all we have to understand what exactly is the probability, because यहाँ पर जो है ये probability का concept भी बहुत जरूरी है और उसके आधार पे हम behavior को हम यहाँ पर forecast करते हैं। जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले थोड़ा सा probability को आपको बतला दें। जैसे मान लीजिए हम probability calculate कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन में सबसे पहले आपको एक सेट ऑफ इवेंट्स आपको देखना पड़ता है। सेट ऑफ इवेंट्स का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए एक डाई है, डाई में आई होप एवरीबॉडी नोज, अगर आपने लूडो खेला है तो आपने देखा होगा कि इसमें 6 फेसेस होते हैं। ये देखिए डाई, सो इन ए डाई देयर आर 6 फेसेस एंड इन द 6 फेसेस different numbers have been marked, जैसे 1 2 3 4 5 6, these are the values which have been marked। और फिर उसके बाद हम ये करते हैं, हमने डाई को टॉस किया और वो टॉस करने के बाद फिर हम जो फेस वैल्यूज हैं उन फेस वैल्यूज को हम जानना चाहते हैं कि वो क्या वैल्यू है। अब वो फेस वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। आप दे दो ना। सो दिस इम्प्लाइज अगर 6 फेस वैल्यूज हैं, अगर इसका ये मतलब हुआ अब किसी एक फेस का प्रोबेबिलिटी क्या होगा आने का, इट इज 1/6 because total number of faces are 6, so 1/6 is the probability।
जब 1/6 सभी फेस के प्रोबेबिलिटी हैं तो हम इस डाई को कहते हैं अनबायस्ड, राइट, अनबायस्ड डाई। अगर मान लीजिए इस डाई को अगर हमने अब 2 बार टॉस किया, 2 बार अगर आप टॉस करते हैं, क्योंकि 6 फेसेस हैं, so you could see that there are 6 square possible cases, 6 square possible cases, जैसे 1-1 हो सकता है, 1-2 हो सकता है, 1-3 हो सकता है, और at the extreme अगर आप देखें 6-6 हो सकता है। So मैं यहाँ पर आपको केवल एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ जिससे कि कैसे हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं, जिससे कि आपको ये समझ में आए, जिससे कि हम आगे मूव कर सकें। ये देखिए, वन 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 ये सब केसेस हो सकते हैं। 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 ये आपके केसेस हो सकते हैं। 3-1, सो मैं यहाँ पर सब लिख देता हूँ जिससे कि आपको ये समझ में आए कि हम प्रोबेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें डिजाइनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट कहाँ है? डिजाइनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट कहाँ है? पर पहले तो आप एक्सपेरिमेंट डिजाइन करोगे तो कैसा करना चाहिए, क्या मतलब वो थोड़ा, तो वैल्यूज कब आएगी जब कुछ करोगे? देखो सर, आपने जो है मेजर ऑफ सेंट्रल ये देखिए, टेंडेंसी, मेजर मैंने ऑफ ये डिस्पर्शन, सब केसेस लिख दिए। है ना, अगर को कवर किसी करते हुए डाई को प्रोबेबिलिटी, हमने 2 बार है टॉस ना, किया, अभी प्रोबेबिलिटी तो बता देखिए रहे हैं, फिर इतने बता सारे दूंगी और क्या क्या है। पॉसिबिलिटीज हैं। अगर मतलब आप ऐसे पहला वेग रो वेग देखें टॉपिक बता देंगे। जिसमें कि फर्स्ट वैल्यू 1 है, दैट मीन्स पहले टॉस में 1 आया, सेकंड टॉस में 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कर 5 लो। हो सकता है, 6 हो सकता है। इसी तरीके से सेकंड सेट में अगर आप सेकंड रो में अगर आप देखें 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, और इसी तरीके से अगर आप देखें ये 36 केसेस आए, मतलब 6 फेसेस थे। पहले बार में आपने देखा था 6 हमने कहा था, जब आप उसको 2 बार टॉस करते हैं तो देयर आर 6 स्क्वायर केसेस। तो ये जो 6 स्क्वायर केस आया, इसे इस पूरे को कहते हैं हम सैंपल स्पेस, इसे कहते हैं सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। ना जब हम किसी भी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि हमको ये जानना होता है कि व्हाट आर द इवेंट्स इन द सैंपल स्पेस। ये जो वैल्यूज हमने दिखाए हैं 1-1, 1-2, 1-3, 1-5, these are called as the events, right? Events. So these are the events. और ये जो 36 केसेस आए, इसे कहते हैं टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। सो सबसे पहले आपको एक टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स देखना है, मतलब आपको एक सैंपल स्पेस देखना है। सैंपल स्पेस क्या है, फिर सैंपल स्पेस में आपके जो इवेंट्स हैं ये देखना है। ना कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पर ये देखते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ favorable cases divided by total number of cases, total number of cases. So total number of cases मैंने आपको बता दिया कि ये हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा, और ऊपर जो आपके वैल्यू रहते हैं दे आर दी फेवरेबल केसेस। जैसे मान लीजिए कोई आपसे ये कहे कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 बार टॉस करने पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो फेस वैल्यू आए उनका सम जो है ये 2 के बराबर है। अगर आप देखें पूरे सैंपल स्पेस में केवल एक फेवरेबल केस है। व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? इट इज 1,1, क्योंकि 1 और 1 को अगर आप जोड़ें तो इसका सम 2 के बराबर होगा, और 2 divided by 36 is the probability
is equal to 2. So हम यहाँ पर equal to 2 जहाँ पर कि सम 2 के बराबर हो रहा है. I hope it's clear. Now, अगर मान लीजिए कोई आपसे ये कहे you find the probability that the sum is equal to 3. अगर आप सम 3 की बात करें तो आप सैंपल स्पेस में देखिए केवल 2 केसेस हैं जहां पर सम 3 के बराबर है. क्या क्या है? इट इज 1,2 या 2,1. इन बोथ द केसेस यू कैन सी योर सम इज इक्वल टू 3 एंड देयरफॉर अगर आपसे कोई कहे कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी दैट सम इज इक्वल टू 3, then you can say that it is 2 divided by 36. So in this way you can see the respective probability. Now अगर कोई आपसे ये कहे कि what is the probability, what is the maximum probability for a sum, कोई एक ऐसा सम बताइए जहां पर की probability maximum है. Can you tell? क्या आप बता सकते हैं इस सैंपल स्पेस को देख के किस सम के लिए आपकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है? Yes, please. Can you tell that which sum is having the maximum probability? जैसे 1, 2 के लिए मैंने बतलाया, 3 के लिए बतलाया. अगर आप ऐसे सम आगे बढ़ते जाएं, देखिए ये जो डायगोनल में है ये डायगोनल कहलाता है. सी दिस इज द डायगोनल, दिस इज द डायगोनल. ये डायगोनल में है. अगर इस एक ये डायगोनल है, एक दूसरा डायगोनल है. इस डायगोनल में देखिए यहाँ पर 6 1 है और यहाँ पर 1 6 है, यहाँ पर 2 5 है, 3 4 4 3 5 2 6 1. दैट मीन्स सम इज इक्वल टू 7. अगर आप देखें sum is equal to 7. So you can see the probability is maximum when the sum is equal to 7. So this implies that if you want to bet, naturally we can bet on that particular sum for which the probability is the maximum. So this is the way by which we calculate the respective probabilities. Now next is जो मैंने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बतलाया, इस प्रोबेबिलिटी को हम अब दूसरे ढंग से देखते हैं. जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पर सम की बात की, द मिनिमम सम अगर आपने 2 बार टॉस किया, द मिनिमम सम इज 2, then the sum is 3, sum is 4, sum is 5, sum is 6 and the sum is 7. Then sum is 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. देखिए sorry, last is your 12, not 14. Last is your 12. देखिए अगर आप यहाँ पर अगर आप इसको देखें, इस टेबल को देखें, the maximum sum will be equal to 12. देखिए मैक्सिमम 6,6 और केवल एक केस है जहां पर 6,6 है. And therefore, अगर कोई आपसे ये कहे कि what is the probability that the sum is equal to 12, then very easily you can say that it is 1/12. 2 के लिए 1/12, 3 के लिए 2/12, ऐसे 11 के लिए अगर आप देखें 5 6 6 5, so that is 2 divided by 12. Then 3 divided by 12 is for 4. 4 के लिए क्या होगा? अगर आप देखें 2,2, 1,3, 3,1. So that means there are 3 cases जो कि आपके डिसीजन को फेवर कर रहा है, and therefore the probability is 3 divided by 12. एकदम इसी तरीके से अगर 10 की बात करें, 10 कैसे आएगा? देखिए 3 अलग अलग केसेस हो सकते हैं, 6,4, 4,6 और 5,5. So it is 3 divided by 12. Similarly 5 के लिए अगर आप देखें it will be 4 divided by 12. 9 के लिए देखें it is 4 divided by 12. Then you have 5 divided by 12 for 6, 5 divided by 12 and 6 divided by 12 is for the 7. ये देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है the probability. ये देखिए मैंने सम मैंने लिखा
क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 2 से लेकर के 12 तक, ऑल दिस काइंड ऑफ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आर देयर, और उनके जो रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज हैं दैट आई हैव जस्ट डिनोटेड हियर। जब हम इस तरीके से प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं, अगर आप यहाँ पर सभी अगर आप इन प्रोबेबिलिटीज को ऐड करें, then you can see this sum is equal to 1। अगर आप यहाँ पर समेशन px करें, अगर आप टोटल करें इन सब प्रोबेबिलिटी का, तो आप ये देखेंगे कि दिस इज इक्वल टू 1। नहीं तो प्रीवियस को भी जोड़ा है ना तरीके से मैडम? जब हम डिनोट करते हैं किसी भी सेट ऑफ इवेंट्स के अलग अलग वैल्यूज को और उनके रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज को, such that the total probability is equal to 1, then this is called as the probability distribution. This is called as the probability distribution. Now अगर आप इसको देखें, देखिए gradually the probability is increasing, reaching the maximum value, and then it starts gradually decreasing. See, this is the behavior. This is the behavior. ये human का भी behavior होता है। जैसे मान लीजिए आप अगर कोई काम करते हैं, then gradually your efficiency increases, reaches a maximum value, then you feel tired, then your performance starts deteriorating. So here this implies that ये जो behavior है, this is called as symmetrical behavior. मतलब इस point के नीचे जैसा behavior है, इस central point के दूसरे तरफ भी उस तरीके का behavior है, इसीलिए इसे हम कहते हैं symmetrical distribution. Symmetrical distribution. अगर आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, क्योंकि कभी भी जब आप कभी कोई बैक्टीरिया की बात करते हैं, किसी के बिहेवियर की बात करते हैं, सबसे पहला जो आप देखना चाहते हैं उसके बिहेवियर कैसे हो रहा है, कैसे आप डिसीजन लेंगे, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है। जैसे मान लीजिए there are many different kind of distributions, well known distributions are there, जिसके आधार पे कि आप उस सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक टारगेट है, उसमें हम शूट करते हैं, then there are just two possibilities, either I can hit the target or I cannot hit the target. आज भी जांच विषय कुछ आया I hope it is clear. अगर मैं किसी राइफल से कोई शूट करता हूँ, then just there are two possibilities. One possibility is I'll be able to hit the target, otherwise I'm not able to hit the target. And then the sum of these two probabilities is always equal to 1. So this is the easiest form of distribution. अब जैसे इसका practical application देखिए, मान लीजिए मैंने किसी सीड को जमीन में लगाया, या तो वो जर्मिनेट होगा या जर्मिनेट नहीं होगा। अब मान लीजिए वहां पर आपने 1 लाख इस तरीके के सीड रोपे हैं, और आपको ये बतलाना है कि कितने उसमें से पौधे उगेंगे। सो दिस काइंड ऑफ थिंग, अगर आपको यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है, देन यू हैव टू फोरकास्ट, एंड देन इन दैट पर्टिकुलर केस यू शुड नो व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इट इज। इन्होंने किसने? थर्ड, जैसे मान लीजिए टेलीफोन है, आपने किसी को टेलीफोन से कॉल किया, क्या दे? either you will be connected or you will not be connected, और बहुत सारे लोग आपके फोन में ट्राई कर रहे हैं, then what is the probability, जब आपने उसको लगाया तो आपका कॉल होल्ड में रहेगा या आपको लाइन खुला मिलेगा। So this implies that जब हम इस तरीके के अलग अलग प्रॉब्लम को हम स्टडी करते हैं, तो वहां पर probability distribution का जो कॉन्सेप्ट है ये आता है। So there are many different kind of probability distributions are there. आप अगर क्योंकि एक लेक्चर में तो इतना सब बतलाना मुश्किल है, binomial distribution, Poisson distribution, normal distribution, hypergeometric distribution. So there are plenty of distributions. अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग तरीके के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, और उन डिस्ट्रीब्यूशंस के आधार पे हम जो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है, जब प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, ये प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट निकाला जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। जब हम अगर आप इसको देखें, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, दैट इज the behavior is like this. This is called as the normal distribution. Normal distribution. That means
दैट मीन्स नॉर्मल बिहेवियर, अगर कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी इस तरीके का अगर किसी मशीन का बिहेवियर देखते हैं, अगर इस तरीके का बिहेवियर है कि ग्रेजुअली उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, एक मैक्सिमम वैल्यू में आया एंड देन इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, देन दिस इज नोन एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, normal distribution. So this implies whenever you go for any experimentation, आपके डेटा में जो नॉर्मल बिहेवियर है, दैट नॉर्मल बिहेवियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, then in that particular case we say that that particular process is not predictable. ये प्रेडिक्टेबल कब होगा? ये अलग अलग जो आप मैंने आपको बताया कि अलग अलग आप टेस्ट यूज कर सकते हैं. मीन को टेस्ट कर सकते हैं, वेरिएंस को टेस्ट कर सकते हैं, सिंगल मीन को टेस्ट करते हैं, सिंगल वेरिएंस को टेस्ट करते हैं, दो वेरिएंस को टेस्ट करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ऑल सच काइंड ऑफ behavior you can analyze. So for that, first of all, it is required that your behavior in the population has to be normal. ये normal behavior है. So in normal behavior अगर आप देखें, ये normal behavior का जो shape है, it is a bell shaped curve, and therefore such kind of behavior is known as a normal behavior. इसका normal हम इसलिए भी कहते हैं, जो ये y एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, और ये x एक्सिस, ये y एक्सिस के इस तरफ जैसा बिहेवियर है, लेफ्ट हैंड साइड में जैसा बिहेवियर है, वैसा ही राइट हैंड साइड में बिहेवियर है, एंड देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल बिहेवियर. नाउ यू कैन ऑलवेज से यहाँ पर हमने जो बिहेवियर दिखलाया और यहाँ पर जो बिहेवियर दिखलाया, दोनों में फिर क्या डिफरेंस है? ओनली द डिफरेंस इज, अगर आप देखें यहाँ पर 2 है, उसके बाद 3 है. अगर 2 और 3 के बीच में, सम के बीच में अगर आप नंबर्स देखें, देयर आर प्लेंटी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स आर देयर, जो कि यहाँ पर नहीं दिया है. इसीलिए हम इसको कहते हैं दिस इज योर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि 2 पे एक प्रोबेबिलिटी है, 3 पे प्रोबेबिलिटी है, लेकिन 2 और 3 को हम पॉइंट को हम जोड़ नहीं सकते. लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, एट एवरी पॉइंट वी हैव द प्रोबेबिलिटी, and therefore this kind of normal curve is called as a continuous distribution, continuous probability distribution. So यहाँ पर आप वहाँ पर किताबों में ये देखते हैं कि discrete probability distribution क्या होता है, continuous probability distribution कैसा होता है. जैसे मैंने अभी बताया, binomial distribution, it is a discrete distribution. Poisson distribution, it is a discrete distribution. So लेकिन जो हमने नॉर्मल बताया, दैट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. सो देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस आर देयर, जिसमें कि बहुत सारे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, दोज व्हिच आर वेल नोन. बहुत सारे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है जिनका कि बिहेवियर कंटिन्यूअस जैसा है, कंटिन्यूअस फॉर्म जैसा है, दैट दे आर नोन. So I have stated that the very important thing is that जब भी आप कभी कोई एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, आपको डेटा मिला, सबसे पहले आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा कि द बिहेवियर इन द डेटा सेट इज नॉर्मल और नॉट. जब बिहेवियर आपने देख लिया कि ये नॉर्मल है, देन द फर्स्ट काइंड ऑफ टेस्ट व्हिच यू कैन अप्लाई इज टेस्टिंग मीन. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपने मीन को कैलकुलेट किया, अब हम 2 अलग अलग ग्रुप के मीन को टेस्ट करते हैं. अब ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी? 2 अलग अलग ग्रुप के मीन को टेस्ट करने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हमने सैंपल लिया, हमने पॉपुलेशन नहीं लिया. पॉपुलेशन जब आपके पास होगा, जैसे मान लीजिए इंदौर का पॉपुलेशन, इंदौर के पॉपुलेशन में if you see the entire population, the entire population is you could see that is very large population. लेकिन अगर कोई एक बिहेवियर को हम देखना चाहते हैं, कोई एक सोशियो इकोनॉमिक बिहेवियर को देखना चाहते हैं, या कोई डिजीज के परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं, then in that particular case we cannot cover the entire population, and therefore हम यहाँ पर क्या करते हैं, we conduct a survey. सर्वे का मतलब ये है कि जहाँ पर कि हम पूरे पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करते हैं,
हम उसके कुछ पार्ट को स्टडी करते हैं. नाउ इट इज ऑब्वियस, यू कुड सी as the sample size increase, gradually we are reaching towards the exact behavior. जो पॉपुलेशन का बिहेवियर है, हम उसको उसके बिहेवियर को हम कैसे जान सकते हैं, जब हम पूरे पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करेंगे. लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि पॉपुलेशन के डेटा को कलेक्ट करना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, राइट. मे बी it is going to take, say, 6 months to collect the data to obtain a decision about some problem. And therefore, people what used to do is they used to take some sample from the population, and then on that basis they used to calculate they used to project, they used to forecast about the behavior in the population. So यहाँ पर जो हम अलग अलग ग्रुप की बात करते हैं, उस अलग अलग ग्रुप के बिहेवियर को अगर हम ये देखना चाहते हैं कि दोनों में कोई डिफरेंस है या नहीं, उसके लिए हम अलग अलग टेस्ट यूज करते हैं. टेस्ट जब हम यूज करते हैं, वहाँ पर सिंगल मीन का टेस्टिंग है. सिंगल मीन का टेस्टिंग के लिए इस तरीके का है, जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है जहाँ पर 10 सेल्स पर्सनल काम कर रहे हैं. हम उनके बिहेवियर्स का स्टडी करना चाहते हैं. तो हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हमने मान लीजिए प्रमोशन देना है कंपनी को, तो प्रमोशन देने के लिए कंपनी ने ये सोचा कि अगर किसी सेल्स पर्सनल ने इतना एवरेज सेल दिया, हम उसको प्रमोशन देंगे. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम एक हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं. व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस इज सम स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक. कोई भी पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे पॉपुलेशन का मीन है, पॉपुलेशन का वेरिएंस है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो these are called as a parameter. लेकिन पैरामीटर्स, द पैरामीट्रिक वैल्यूज आर नॉट known. पैरामीट्रिक वैल्यूज आर नॉट known. सो पहला काम ये हो सकता है, एक काम ये हो सकता है कि हम डेटा कलेक्ट करें और उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद हम उस पैरामीट्रिक वैल्यूज को जो कि अननोन है उसको हम फोरकास्ट करें. दैट इज वन काइंड ऑफ प्रॉब्लम. Another kind of problem is this, that हम यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं, हम ये पहले सोच लेते हैं कि अगर पॉपुलेशन में कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है मीन का, अगर हमारा सैंपल का मीन उस वैल्यू को अटेन करता है, then I am going to accept, otherwise I will reject. So here this is called as tasting mean. जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया कि मीन इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, वेरिएंस इज अदर कैरेक्टरिस्टिक. वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज कॉल्ड एज द वेरिएंस. वेरिएंस इज द अदर कैरेक्टरिस्टिक. सो दिस इंप्लाइज जब हम मीन को टेस्ट करते हैं, हम एक तरीके का टेस्ट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द टी टेस्ट. जब हम वेरिएंस को टेस्ट करते हैं, अगर सिंगल वेरिएंस को टेस्ट करते हैं, हम वहाँ पर काई स्क्वायर टेस्ट को यूज करेंगे. अगर 2 वेरिएंस को टेस्ट करना है, वहां पर हम एफ टेस्ट यूज करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट वी कैन अप्लाई. नाउ ये तो मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं. लेकिन जब लिमिटेड नंबर ऑफ ग्रुप्स नहीं है, मान लीजिए बहुत सारे ग्रुप हैं, मान लीजिए 10 or 15 different kind of groups are there, then in that particular case, we cannot go for such kind of testing between any 2 groups. And therefore, in that particular case, we go for analysis of variance. So analysis of variance is very interesting. जब 2 ग्रुप से ज़्यादा को हम कंसीडर करते हैं किसी भी हमारे रिसर्च में, then in that particular case, we go for analysis of variance. So how we define analysis of variance is like this, that in analysis of variance, the total variation in the data, we split into different causes of variation, and that exactly is the analysis of variance. So analysis of variance के जो डेटा है, जब हम analysis of variance करते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को डेटा को प्राप्त करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट का कुछ एक प्रॉपर डिजाइनिंग करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज अ डिजाइनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट. जब हम डिजाइनिंग करते हैं, देन देयर आर 3 बेसिक characteristics are there. One is known as a randomization, second is the replication,
थर्ड इज द लोकल कंट्रोल। रैंडमाइजेशन का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट बतलाया, तो यहाँ पर भी एक रैंडम, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम किस तरीके से हम ट्रीटमेंट्स को अप्लाई करें, दैट इज नोन एज अ रैंडमाइजेशन। दैट मीन्स हम रैंडमली जो ट्रीटमेंट्स हैं उन ट्रीटमेंट्स को हम अप्लाई करते हैं। और रैंडमाइजेशन का यूज यहाँ पर ये है कि अगर हम रैंडमली उसको एलोकेट करते हैं, then we can go for any such kind of statistical test. So one is your randomization, second is the replication. Replication का मतलब यहाँ पर ये है कि we repeat the experiment more than once, and that is called as a replication. And third is the local control. Local control का ये मतलब है कि जो नियर बाई यूनिट्स हैं हम बिकॉज जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में अगर आप देखें the land is very heterogeneous. Land is very heterogeneous. Say for example, जैसे मान लीजिए एक आपने यूजुअली देखा होगा, मान लीजिए किसी गांव में या किसी शहर में आप ये देखते हैं कि कनाल फ्लो हो रहा है, तो आपने देखा होगा कि इसके एकदम आसपास, कनाल के आसपास बहुत ग्रीनरी है, लेकिन बट एज यू गो अवे फ्रॉम द कनाल द ग्रीनरी ग्रेजुअली डिक्रीजेस. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग? The fertility of the soil near that canal, where that canal flows, it is homogeneous. तो यहाँ पर एक अलग तरीके की का behavior है, but as you go away, the behavior of that homogeneity changes. तो हम वहाँ पर हम किस तरीके से एक्सपेरिमेंट को करते हैं, that exactly is the analysis of variance. और एनालिसिस ऑफ यहाँ से जो आपको डेटा मिलता है, दैट डेटा इज इन सम स्पेसिफिक फॉर्म, एंड दैट स्पेसिफिक फॉर्म इज लाइक दिस, व्हिच वी कॉल एज अ वन वे क्लासिफाइड डेटा, टू वे क्लासिफाइड डेटा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. जैसे वन वे क्लासिफाइड का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि मान लीजिए मुझे ये देखना है कि मान लीजिए किसी कंपनी ने काउस के मिल्क को बढ़ाने के लिए कोई एक फीड का रिसर्च किया, फीड निकाला. नाउ सपोज आई हैव टू गो फॉर सम एक्सपेरिमेंटेशन कि क्या अगर हमने उस फीड को दिया, क्या उससे मिल्क यील्ड में कुछ चेंज आया, बढ़ा या नहीं बढ़ा. अगर हमको ये स्टडी करना है, देन वी हैव टू गो फॉर ए स्टडी. नाउ व्हेन यू हैव टू गो फॉर ए स्टडी, naturally you have to consider few cows. मान लीजिए आपके पास बजट इतना है कि आप 100 काउ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. नाउ सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से 100 काउ को हम कंसीडर करें. अगर आप काउस की बात करें, देखिए कोई काउ एक, क्योंकि सो मेनी ब्रीड्स ऑफ काउस आर देयर, सो व्हिच ब्रीड यू आर कंसीडरिंग. नाउ फॉरगेट अबाउट ब्रीड. आपने ये देखा होगा कि काउस का as age changes, the milk giving capacity changes. Number 3, मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि काऊ ने पहला बछड़ा जन्ना, उस समय जो उसका मिल्क का कैपेसिटी है, that would be different from when that cow gives 3 births or 4 births and so on and so forth. That means age is very important of that particular cow. तो हम कौन से एज के काऊ को हम अपने एक्सपेरिमेंट में कंसीडर करेंगे, या अगर हमने कोई काऊ के ग्रुप को लिया हुआ है, सबसे पहले उनको कैटेगराइज करना है, एंड देन आई हैव टू गिव रैंडमली दैट पर्टिकुलर फीड, एंड देन देयर मिल्क इज बीन रिकॉर्डेड, कितना मिल्क दे रहे हैं दैट इज बीन रिकॉर्डेड. उससे आपको डेटा मिलता है, और उस डेटा के आधार पे जब आप एनालिसिस करते हैं कि वो जो आपने फीड यूज किया, क्या उससे मिल्क गिविंग कैपेसिटी में एक्चुअली कोई चेंज आया, that is known as analysis of variance. और ये जो एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, that exactly is the designing of experiment. I hope everybody is understanding what exactly I'm leading towards. So basically जो मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि there are 2 different kind of things which you come across. सबसे पहला आपके पास डेटा दिया हुआ है, उस डेटा को समझना है,
उस प्रोसेस को समझना है। वहां पर हमने अलग अलग स्टैटिस्टिक्स यूज किया। दूसरा सिचुएशन, क्या हम वहां पर एक सैंपल स्पेस का बिहेवियर देख सकते हैं पूरे पॉपुलेशन में, तो हम उसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर सकते हैं, उसके क्राइटेरिया को हम स्टडी कर सकते हैं। एंड थर्ड इज पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस वी कैन consider in a laboratory some small experiment on the problem, and that exactly is the designing of experiment. And then through that data set जो कि आपको उस experiment से data मिला, whether it is a one way classified, whether it is a two way classified, multi way classified, उसमें हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कैसे यूज करते हैं, ये एस्पेक्ट देखा जाता है। तो आई थिंक आई हैव गिवन यू सफिशिएंट आइडिया अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। द मोर यू गो deep into the subject, you will see that a lot of mathematics you have to understand. I hope this is all right. If you have any queries, any doubt, you can ask. Otherwise, I can stop. Sir, Thank you so much, sir. very nice, sir. Any queries, any doubts, you can ask. Hello. Yes, sir. Thank you so much, sir, for your talk. Yeah. So any student